दर्शकों प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कहीं आपकी जन्म कुंडली में विष योग तो नहीं बन रहा है? कैसे बनता है विष योग? और इस विष योग का प्रभाव क्या चरित्र पर भी पड़ता है या संबंधों में या फिर स्वास्थ्य में, व्यापार में? कहाँ-कहाँ पर कब-कब, कैसे-कैसे विष योग का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जन्म कुंडली में सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए संभव ही नहीं है। यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के पोटलियों के सूत्र हमारे आसपास मंडराते रहते हैं अदृष्ट होकर के। उस अदृष्ट सूत्रों को, पोटली को जानने की विधा का नाम है ज्योतिष। हमारे अपने कर्मों का ही पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा हमारा भविष्य है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो कि हमने किए होते हैं। पिछले कई जन्मों से किए गए कर्मों का जो संग्रह है, वह संग्रह प्रारब्ध बन करके हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, कुछ संचित कर्मों का प्रतिफल, कुछ नए कर्मों का प्रतिफल, एक उसका पोर्टली अकाउंट रेडी हो रहा है। अच्छा कर रहे हैं तो सुख मिलेगा और बुरा कर रहे हैं तो दुख मिलेगा। क्यों? कि जो दुख हमारे जन्म में, इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं, वो पिछले जन्मों के ही फल हैं, और जो सुख मिल रहे हैं वो भी हमारे पिछले जन्मों के फल हैं। तो ज्योतिष की इसी सूत्रात्मिका व्यवस्था को कहते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में कब बनता है विष योग? चूंकि मैंने यह आपको पहले ही स्लोगन दे दिया है, शीर्षक दे दिया है। शनि और चंद्रमा की युति किस घर में है, यह देखना है। जब शनि और चंद्रमा एक जगह बैठते हैं तो विष योग बनता है। वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, भगवान के मन से। अथवा आपके पास जो मन है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा आपके शरीर, आपके संबंधी, इन सब का गठन करके रखता है। इसलिए यदि चंद्रमा पर शनि बैठे हैं तो चंद्रमा पर शनि बैठे होने के बावजूद भी कभी कभी बुरा फल नहीं देते हैं। इसका प्रतिफल क्या है? आपकी सेवा भक्ति इत्यादि। दूसरा, चंद्रमा पर अन्य पड़ने वाले शुभ ग्रह योग, बृहस्पति, बुध, शुक्र इत्यादि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं काउंट होती है। इसलिए जब चंद्रमा और शनि एक जगह बैठते हैं तो विष योग जरूर बनता है, पर यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वह जो बुरा फल है कम हो जाता है। मसलन पूरी तरह से आपको समय आने पर, जब चंद्रमा की महादशा में शनि अंतर आए, प्रत्यंतर आए, शनि की महादशा में चंद्रमा अंतर प्रत्यंतर आए, तो आपको विष योग का प्रतिफल अधिक भोगने को मिल सकता है। अब विष योग कहां पर बन रहा है, यह प्रश्न उठता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत यह विष योग बनता है तो लग्न अर्थात जन्म, जन्म के समय जातक का प्रायः जीवन बड़ा ही परेशानियों भरा होता है। लग्न में होगा तो मांसपेशियां, ब्रेन की नसें, सिर पीड़ा,
तंत्रिकाओं में दर्द, पीड़ा इत्यादि देगा एवं माँ के स्वास्थ्य को खराब करेगा और माँ के संबंधों को भी खराब करेगा। क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ घर का प्रतीक है, इसलिए चतुर्थ घर के कारक के जितने सुख हैं, जैसे वाहन, बढ़िया मकान और बहुत सारे साधन सुख, चतुर्थ घर से संबंध रखने वाले जमीन जायदाद इत्यादि में कोई न कोई समस्याएं, परेशानियां देते रहेंगे। तो अब चतुर्थ का कारक चंद्रमा होने के नाते मातृपक्ष, वाहन सुख, मकान सुख इत्यादि आपको पूर्णतः शांत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, लग्न में चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठे होंगे, स्वभाव में कड़वापन रहेगा, कटुता रहेगी, सिर पीड़ा रहेगी और कभी कभी सिर में धारियां बन जाना, फेस के ऊपर कभी कभी नसों का उभड़ जाना, ब्रेन में फटन सी होना, हेडक देना, माइग्रेन देना, ये सब यदि चंद्रमा शनि धन स्थान पर बैठे होंगे तो धन जो होता है वो वाणी का भी प्रतीक है, कुटुंब का प्रतीक है और धन का भी प्रतीक है। चंद्रमा शनि धन स्थान में बैठे होंगे तो जीवन संगिनी का, जीवन साथी का सुख छीण हो जाएगा। चंद्रमा शनि धन स्थान पर बैठे होंगे तो कुटुंब में कलह करेंगे, मुख रोगी, दांत का रोग, कान का रोग, दाहिने नेत्र का रोग इत्यादि आपको समय समय पर पीड़ित करता रहेगा। और आपके चरित्र पर भी, क्योंकि दूसरा घर चरित्र का भी वर्णन करता है, दूसरा घर मार्केश भी हो जाता है क्योंकि सप्तम से अष्टम घर दूसरा है, इसलिए अपने जन्म संगिनी, जन्म साथी, जीवन साथी का जो जीवन है वो प्रायः अस्वस्थ रहता है। चंद्रमा शनि यदि तीसरे घर में इकट्ठे बैठे होंगे, तीसरा घर बचपन के मित्र, अपने रिश्तेदार, सहोदर, क्योंकि सहज भाव के जितने संबंधी हैं, सहज में आसानी से छोटे भाई बहन, इन सब के साथ रिश्तों में अनबन, बिल्कुल बेमतलब में यार दोस्त बहुत जल्दी बन जाएंगे और बेमतलब में बिना किसी बात के रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और यात्राओं से हानि इत्यादि। तीसरे घर में चंद्रमा शनि होंगे, कभी भक्ति में मन लगेगा बहुत और कभी भक्ति में मन नहीं लगेगा। और चंद्रमा शनि जब चौथे घर में इकट्ठे बैठेंगे तो मां की अल्पायु कर देते हैं, मां का स्वास्थ्य ले डूबते हैं, रात की नींद मां के गोद में रहकर सुख से नहीं आती, छाती के रोग, बलगम इत्यादि अन्य कई रोगों के कारण रात को नींद नहीं आ पाती। चंद्रमा शनि इकट्ठे होंगे तो ये विष योग बनता है। अब विष योग का प्रभाव पंचम घर में क्या होगा? पंचम घर में जब विष योग बनेगा तो संतान के पक्ष से जातक को प्रायः दुख ही रहेगा। बच्चों के साथ कड़वाहट, बच्चों का सुख नहीं, विद्या का सुख अपरिमित मात्रा में नहीं मिलेगा, क्षुद्र मात्रा में मिलेगा। विद्या कई बार ऐसे बच्चे ऐसे जातक पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो चंद्रमा है क्या? मन ही तो है और मन के ऊपर कोई एक काली सी बूंद पड़ जाना चंद्रमा पर दाग लगा देता है, तो चरित्र को दाग भी लगा देता है और मन की एकाग्रता को बिल्कुल छीण कर देता है। इसलिए पंचम भाव में यदि ये विष योग बनता है तो संतानों के द्वारा कलंक मिलता है। प्रेम, यदि आप प्रेमास्पद के बारे में प्रश्न करें कि भाई
हमारा प्रेमल जीवन कैसा रहेगा? तो ये कहूँगा कि आपको प्रेमी का सुख प्राप्त नहीं होगा, प्रेम विवाह इत्यादि में बाधा पड़ेगी और आपसी सामंजस्य बढ़िया नहीं बनेगा। बड़े साले और बड़ी सालियों के साथ विचारधाराओं में भिन्नता, ससुराल में उनके कारण बड़े साले और साल मतलब साली और सालों के कारण ससुराल में बैर भाव रहेगा। अचानक हानि हो जाती है। अगर पंचम भाव में विष योग बनेगा, छठे भाव में विष योग बन जाना इस बात का प्रतीक है कि जातक का जीवन साथी चरित्रहीन हो जाता है। उसका अपना जीवन साथी अपने वासना की पूर्ति के लिए किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष की तलाश कर लेता है। लिहाजा पत्नी के कारण या पति के कारण जीवन छठे घर में जब चंद्रमा शनि जाएंगे तो कलहपूर्ण बन जाता है और हर्निया जैसे रोग, अचानक युद्ध, कलह, चंद्रमा शनि इकट्ठे छठे घर में होंगे तो और बेमतलब में जो हमारे कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, रोग, ऋण, शत्रु का घर है ना छठा, तो परेशानियां तो देंगे ही। इसी प्रकार से शनि और चंद्रमा यदि सप्तम घर में आएंगे तो स्नायु रोग, स्नायु मतलब गुप्त रोग, पीड़ा, वीकनेस, मूत्र नली इत्यादि में समस्याएं देते हैं। पति पत्नी में विषमताएं, विच्छेद देते हैं। जो बिजनेस है पार्टनर का उसके साथ विच्छेद देते हैं। शुरुआत में भले ही अच्छा रहे लेकिन जब भी चंद्रमा और शनि अंतर प्रत्यंतर में आएंगे तो ऐसे जातक के जीवन में बिल्कुल कटुता रहेगी। हालांकि अभी तो हम ये बता रहे हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उपाय के बारे में भी। तो चंद्रमा शनि सप्तम घर में जातक के जीवन को भोगमयी और साथ ही साथ अशांति का कारण भी होंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वासना की पूर्ति के लिए किसी अन्य साथी मित्र की तलाश में भटकता है तो भटकता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने शरीर का बल वीर्य क्षरण कर देता है। हस्त मौत मैथुन इत्यादि के कारण उसका बल पराक्रम क्षीण हो जाता है और सज्जनों से दुर्जनता होती है। इसलिए चंद्रमा सभी सप्तम में होंगे तो आंतरिक रोगों का कारण भी बनते हैं। चंद्रमा शनि अष्टम में चले जाएंगे तो अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है, खोजबीन का स्थान है, कहीं ना कहीं अध्यात्म की गहराई, योग इत्यादि का स्थान है। तो चंद्रमा शनि अष्टम में बैठने पर असाध्य रोगों का, योग के कारण परेशानियों का कारण भी बन जाते हैं। कौटुंबिक कलह, विग्रह, अशांति का कारण बन जाते हैं। ऐसा जातक बड़ा आलसी होगा, सोने के अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस नेत्र मूंद करके, आंख मूंद करके उस विषय को सोचना और खो जाना उसमें, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। लिहाजा कहीं ना कहीं विष योग अष्टम स्थान को भी प्रभावित करता है। यही विष योग नाइन्थ हाउस में भाग्य भाव में बैठेंगे चंद्रमा शनि तो पिता के साथ आंतरिक कलह, विग्रह, परेशानियां देंगे और कमर में दर्द, पीड़ा इत्यादि, हिप्स में दर्द, पीड़ा इत्यादि देंगे। नसों में, नब्ज में ब्लॉकेज आ जाना इत्यादि की पीड़ा देंगे। चंद्रमा शनि नवम बैठेंगे तो ये करेंगे और भाई बंधुओं के साथ सप्तम दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे तो मित्र, छोटे भाई बहन और रिश्तेदार आपसे रूठ बहुत जल्दी जाएंगे और सज्जनों से बैर ज्यादातर करवा देते हैं। चंद्रमा शनि दसम स्थान पर विष योग बनाएंगे तो जातक के पिता और व्यवसाय में ये विष पैदा करेंगे, विभीषिका पैदा करेंगे, विसूचिका पैदा करेंगे। इसलिए दसम स्थान पर व्यापार को प्रभावित करेंगे चंद्रमा शनि और टांगों में बहुत पीड़ा, जो कई बार ऐसी अवस्था में पैरों की नसें, इनमें बहुत भयंकर पीड़ा होने लगती है। जब भी ये दशा आएगी तब इसका परिणाम मिलता अवश्य है। चंद्रमा शनि 11वें घर में बैठेंगे तो बड़े भाई के सुख को, पुत्र सुख को, संतान सुख को खराब करेंगे और पिता के स्वभाव में
पिता के चरित्र में कहीं न कहीं शंका पैदा कर देते हैं। जहाँ तक कि आमदनी का पैसा किसी के पास दे जाने के कारण बैर विरोध हो जाता है और उसके जो पैसे की मूल धन की स्थिति है, दयनीय हो जाती है, उसका पैसा फँस जाता है, प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए अगर 11वें घर में आमदनी के घर में विष योग बनेगा, तो आमदनी में विष, ज़हर, अपवाद पैदा करेगा, पॉइज़न डालेगा, बड़े भाई के साथ बड़े भाई का सुख इत्यादि विनष्ट करेगा। चंद्रमा शनि यदि 12वें घर में चले जाएँगे, 12वाँ घर है, आदमी का शयन सुख भी बताता है और 12वाँ घर खर्चों का कारण भी बताता है। किन कारणों से खर्च होगा? 12वाँ घर पत्नी के साथ शयन सुख का विचार करने के लिए विशेष है। तो कई बार क्या होता है, चंद्रमा शनि जब 12वें घर में होते हैं तो ऐसे लोगों के संबंध अपने से बड़ी आयु के स्त्रियों के साथ अधिक होते हैं। उनमें उम, जैसे फीमेल की कंडीशन आ जाती है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने ही समलैंगिक लोगों के साथ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर आंतरिक रोग भी पैदा हो जाते हैं, वीर्य संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं, स्वप्न दोष इत्यादि की इच्छा शक्ति ज़्यादा होने के कारण स्वप्न दोष की स्थिति पैदा हो जाती है। लिहाजा 12वें घर में जब ये बैठेंगे तो इससे बुआ और छोटे चाचा, इनमें भी आपके साथ विषमता बनी रहेगी। मसलन कुल मिलाकर के विष योग जहाँ बनेगा, उस घर को अपना निशाना अवश्य बनाएगा। ये मेरा अपना एग्ज़ाम्पल खुद कई लोगों पर मैंने देखा है, वो आपके साथ बाँटा है। इस तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली में विष योग बनता है और विष योग किस घर में बनता है, उसका ज़रूर ध्यान रखना। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में विष योग बनता हो, तो हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना। संभवतः आप अपने उस ग्रह को, यदि शनि प्रबल है, तो शनि को डाउन करके चंद्रमा को प्रबल कर दीजिए, थोड़ा-सा विष योग कम हो जाएगा। अब विष योग का उपाय क्या है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, भगवान शिव के माथे का आभूषण है चंद्रमा। चंद्रमा भगवान शिव के माथे का आभूषण होने के नाते शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे में जातक को पंचमुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत फायदा होगा। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लिया, 4 दो मुखी रुद्राक्ष पहन लिया, बीच में 1 यानी 5 रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं, अथवा एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। नियमित भगवान शिव को शनिवार के दिन और सोमवार के दिन पंचामृत, जिसमें कौन-कौन सी वस्तुएँ होती हैं, नोट कर लीजिए। दूध, दही, शहद, देशी घी और ये दूध, दही, शहद, देसी घी और शक्कर, यानी कि शर्करा, जो गुड़ की बनी हुई शक्कर होती है ये, इन चीज़ों को मिला करके भगवान शिव को शनिवार, सोमवार परमानेंट चढ़ाते रहें। जब भी शनि की महादशा, चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आए, संकटा इत्यादि की दशा आए, तो आप ये उपाय करके अपने आप को विष योग से परम शांत फ़ील करोगे। रुद्राक्ष पहन करके, रुद्राक्ष आपको अमृतत्व की प्राप्ति करवाएगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र जपते रहें और ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का सहारा खुद भी करें और विशेष आचार्यों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। यही विष योग आपको राजयोग में तब्दील कर देगा। तो कोई भी योग हो, उससे घबराना नहीं। और एक चीज़, किसी से अनावश्यक कभी भेंट स्वीकार न करें, दान मत लें, झूठ ना बोलें, सत्य बोलने का प्रयास करें, माँ की सेवा ज़्यादा करें। जब चंद्रमा खराब होगा शनि के साथ, तो माँ का पक्ष, ननिहाल पक्ष इत्यादि मजबूत करने का प्रयास करें।
ताकि आपका मन शांत रहे। पत्नी को हमेशा पैरों में पायल बिछुए पहनने के लिए लाकर दें। पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सोमवार के दिन मीठी चीज़ें पत्नी को ला करके भेंट करें, खिलाएँ, जिससे आपकी पत्नी प्रसन्न हो सके, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। ज़्यादातर अपने मन को प्रसन्न करने वाले लोगों के साथ अपने समय का दान करें। अच्छा, मान लो माँ नहीं है तो क्या करेंगे? माँ में 2 शब्द लगते हैं, माँ और माँ, तो मामा के साथ अच्छे संबंध बनाएँ, मौसी के साथ अच्छे संबंध बनाएँ, मामा-मौसी के संबंधों को मजबूत करें। सफ़ेद रंग के कुत्ते को दही, दूध, खट्टापन कम हो दही में, ऐसा दही या फिर दही-दूध का मिश्रण करके सफ़ेद कुत्ते को खिलाएँ, परंतु पालतू ना हो, अपने घर का पालतू ना हो, बाहर घूमने वाले कुत्तों को देना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने विष योग को शांत कर सकते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव ही सबकी जो है ना शरण है, अर्थात जब भगवान शिव की शरण में हम जाते हैं, तो हमारे सभी विष अमृत बन जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपकी जन्म कुंडली में विष योग है और जो मैंने बातें कही हैं, उनमें से कुछ भी आपके जीवन में उतर रहा है, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें आपका जो संबोधन, आपका कमेंट है, वो ये भी बताएगा कि मेरी जो प्रेडिक्शन है, कहाँ तक सही है। इससे कई लोगों को लाभ देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, इस कुंडली के विश्लेषण के ऊपर चर्चा हम यहीं पर विराम लेते हैं। वीडियो को बड़ा होने से रोकते हैं। पुनः अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।